नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अक्सर जब आपके स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो हम सभी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और कई बार हम ऐतिहासिक शहरों में घूमने जाते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, हैदराबाद। इन सभी ऐतिहासिक शहरों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का अध्याय है, जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के ही इतिहास के इससे पिछले अध्याय में आपने कुछ ऐतिहासिक शहरों और उनके शिल्पकारों के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि नगर मंदिर क्या होते हैं, व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, प्रशासनिक केंद्र क्या होते हैं और कुछ दक्षिण भारत के खास विशेष शहरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। बच्चों, जिस तरह से जब आपने किसी शहर में घूमने जाना होता है या किसी नगर की यात्रा करनी होती है, तो आप उस यात्रा से पहले ये देखते हैं, ये समझ लेते हैं कि आप वहाँ जाकर क्या देखेंगे और किस खासियत को जानने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र था या फिर एक वाणिज्यिक शहर या फिर एक पत्तन नगर। प्रिय बच्चों, ये जो मैंने सभी नगर आपको बताए, ये अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले थी, उसकी यात्रा करते हैं। प्रिय बच्चों, यात्रा करना सभी को रुचिकर लगता है। आइए मैं भी आपको तंजावुर की यात्रा पर ले चलती हूँ। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पैरुथचंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी किया करते थे। नगर में कुछ सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री होती है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और झंडियां बनाने का कपड़ा
राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रही हैं। प्रिय बच्चों, देखा आपने कितना सुंदर और खूबसूरत शहर है। अब जो ये हमने यात्रा की, इसमें हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना कि यह नगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। फिर हमने यह जाना कि इस नगर की क्या खासियत है। इसके बाद हमने इस बाजार के बारे में जाना जो वहां पर लग रहे हैं, जैसे अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषण। और इसके बाद हमने तंजावुर शहर के कारीगरों और शिल्पकारों के बारे में देखा। हमने जाना कि ये शिल्पकार और कारीगर क्या बना रहे हैं। प्रिय बच्चों, आइए अब इसी शहर को हम एक मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के रूप में समझते हैं। इसे जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंदिर नगर क्या होता है। प्रिय बच्चों, मंदिरों के समीप या उनके आसपास बसा नगर मंदिर नगर कहलाता है। तंजावुर मंदिर नगर है क्योंकि तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर नगर हैं। इसलिए तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण कहा गया है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते हैं। इन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों को विधि विधान से पुरोहितों और पंडितों के द्वारा करवाया जाता है। मंदिरों में दर्शनार्थी दान दक्षिणा भी किया करते हैं। प्रिय बच्चों, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में भी लगाते थे। आपने देखा होगा कि अक्सर मंदिरों के आसपास कुछ ऐतिहासिक नगर विकसित हुए। आखिर क्यों हुए ये नगर विकसित? आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह है कि मंदिर में जो दान दिया जाता था, उससे जो पुरोहित और पुजारी लोग थे, अक्सर व्यापार और साहूकारी के काम में लगा देते थे। मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों तथा तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बाजार का होना जरूरी था। अगला कारण, इस प्रकार मंदिरों के आसपास बस्तियां तथा बाजारों की स्थापना करना जरूरी हो गया, जिससे मंदिरों के आसपास नगर विकसित हुए। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन, भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ ऐसे ही नगर हैं जो मंदिरों की वजह से विकसित हुए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर है। प्यारे बच्चों, तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। प्यारे बच्चों, मंदिरों के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितना महत्व रखते थे, आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिल्पकार किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, शिल्पकार समुदाय में कसेरे, लुहार, सुनार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल होते हैं और अक्सर ये शिल्पकार किसी भी नगर की
दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। ये शिल्पकारों पर निर्भर करता है कि कौन सा शहर कितना खूबसूरत बना है। मंदिरों के रखरखाव के लिए भी शिल्पजनों की बहुत अधिक भूमिका थी। जैसे पांचाल यानी कि विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, लोहार, बढ़ई, कसेर और राजमिस्त्री शामिल थे, इन्होंने मंदिरों के निर्माण में बहुत योगदान दिया। इसी प्रकार सालियार या कैकुल्लार जैसे बुनकर समुदाय भी मंदिरों की दशा बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि मंदिरों की जो मूर्तियां होती हैं उनके लिए यही बुनकर समुदाय खूबसूरत वस्त्रों का और परिधानों का निर्माण करते थे। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि किस तरह से ये मंदिर नगर विकसित हुए और कैसे ये वाणिज्यिक दृष्टि से भी महत्व रखने लगे। प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं छोटे नगरों के संजाल के बारे में। छोटे नगरों का संजाल 8वीं सदी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। उनमें आम तौर पर एक मंडपिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार, जिन्हें हट या बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों और शिल्पियों ने भी अपने बनाए सामान से अलग अलग बाजार लगाना शुरू कर दिया, और कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर भी क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आया करते थे। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिसका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने की इच्छुक योद्धाओं से बातचीत किया करता था। चूंकि व्यापारियों को उनके राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा किया करते थे और अपने हितों के लिए व्यापार संघ बनाते थे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि उस समय भी व्यापार संघ बने होते थे, और इनका मुख्य मुद्दा क्या होता था? इनका मुख्य मुद्दा होता था अपने हितों की रक्षा करना। दक्षिण भारत में ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध संघों में मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त चैटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रमुख व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय शामिल थे। ये दूर दूर तक लाल सागर की बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। भारत के पश्चिमी तट के नगरों में विदेशी व्यापारी बस गए थे।
इसमें फारसी, चीनी, सीरियाई, ईसाई और अरबी व्यापारी प्रमुख थे। लाल सागर के पत्तनों में बेचे जाने वाले कपड़े और मसाले इतालवी व्यापारी खरीदते थे, यानी ब्रिटेन में इनकी बहुत अधिक मांग थी। यहाँ से वे इन वस्तुओं को यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे। उन्हें इन वस्तुओं के व्यापार से बहुत लाभ होता था, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ, जायफल और जीरा इत्यादि। भारतीय सूती कपड़ा भी यूरोपीय लोगों के लिए लुभावन का केंद्र था। ये वस्तुएं ही यूरोप के व्यापारियों को भारत में खींचकर लाई थी। प्रिय बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं नगरों में शिल्प व्यवस्था के बारे में। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई का काम करने के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के लिए जो आवश्यक निर्माण कार्य था वो इन्हीं के माध्यम से पूरा होता था। इसके अलावा कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी इन व्यवसायियों का मुख्य काम था, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती थी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का सबसे रुचिकर विषय, जिसमें हम जानेंगे हम्पी, मुसलीपट्टनम और सूरत शहर के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं हम्पी शहर को। हम्पी शहर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में विस्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी कितनी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों का निर्माण भी कहीं गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग करके नहीं किया गया था, बल्कि शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। है ना कमाल की बात। अक्सर आप देखते हैं कि जब इमारतें बनती हैं तो सीमेंट या गारे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों, इस शहर की किलेबंदी करने के लिए शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी की वास्तुकला विशेष प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित ढंग से बाग बगीचे भी बने हुए थे। यहाँ के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का विशेष केंद्र थे और देवदासियों, विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सन 1565 ईस्वी में दक्षिणी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बराड़ और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी शहर का विनाश हो गया। आइए अब पढ़ते हैं सूरत के बारे में। प्यारे बच्चों,
आप सभी जानते हैं कि सूरत किस राज्य में है? जी हाँ, गुजरात में। सूरत मुगल काल के कैम्बे यानी आज जिसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहा करते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने व माल गोदाम के तौर पर भी इसे जाना जाता था। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1679 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर कपड़ा बेचा करती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे, किनारियों और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों में उत्पादकता की हानि हुई। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण कर लिया गया और मुंबई से प्रतिस्पर्धा भी इसका एक कारण माना जा सकता है। 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। प्रिय बच्चों, आइए अब मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ते हैं। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह नगर भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का विशेष केंद्र था। इंग्लैंड और हॉलैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था। हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम का किला बनवाया था। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास में चले गए तो मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को खो बैठा और 18वीं सदी के दौरान उसका पतन धीरे धीरे आरंभ हुआ। प्रिय बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं नए नगर और व्यापारियों के बारे में। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी से बदलाव आया। कताई, बुनाई, रंगाई आदि का धंधा लोगों ने नए ढंग से अपनाना शुरू किया। इससे
इन शिल्पों का बहुत अधिक विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। परिष्कृत का मतलब है ये सुधार की तरफ चलते गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले पेशगी ले रखी थी, उन्हीं के लिए सिर्फ वो कपड़ा बुना करते थे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों का उदय हुआ, जो आज भारत के महानगर माने जाते हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। प्रिय बच्चों, ब्लैक टाउन्स यानी देशी व्यापारियों और शिल्पकारों के रहने की एक खास जगह, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से भारत में शिल्प कला अपने चरम पर थी और कैसे धीरे धीरे करके इसका पतन होता गया और नए नगरों का विकास होता गया। प्रिय बच्चों, आइए अब इस अध्याय पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राजराजेश्वर मंदिर खालिस्तान में बनाया गया था। प्रिय बच्चों, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ बनाया गया था? तंजावुर। दूसरा प्रश्न, अजमेर सूफी संत खालिस्तान से संबंधित है। प्रिय बच्चों, अजमेर शहर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तीसरा प्रश्न, हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी। कौन से राज्य की राजधानी थी? विजयनगर। आखिरी प्रश्न, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में खालिस्तान पर अपनी बस्ती बसाई। कौन से शहर में? मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? प्रिय बच्चों, तंजावुर नगर वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी के तट पर स्थित था। इस नगर में जल की आपूर्ति इसी नदी से की जाती थी। कुओं और तालाबों से भी जल प्राप्त किया जाता था। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? प्रिय बच्चों, इसका उत्तर होगा, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर, देशी व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। इन ब्लैक टाउन्स की स्थापना यूरोपीय कंपनियों ने की थी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जान गए होंगे कि किस तरह से 18वीं शताब्दी के जो मंदिर थे और जो व्यापारिक केंद्र थे वो कैसे पनपे। इसके साथ साथ वास्तुकला की दृष्टि से संपूर्ण शहर हम्पी की यात्रा करके भी आपको अच्छा लगा होगा। प्रिय बच्चों, आपके
निवास स्थान के आसपास का जो इस तरह का ऐतिहासिक शहर है, आप गृह कार्य के तौर पर उस शहर की विशेषताएं लिखेंगे और जानेंगे कि क्यों उस शहर को ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।